को चिंता थी कि कोंग के आने से गॉडजिला नाराज हो सकता है, जिससे एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। वो जल्दी से प्लेटफॉर्म पर स्थिति देखने आई। तब उन्हें पता चला कि वो बस अपने दांत के दर्द की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा था और उसे तुरंत एक सर्जरी की जरूरत थी। कुछ देर बाद डेंटिस्ट एंड्रयू एक रिपेयर क्राफ्ट लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, उन्होंने कोंग को एक शक्तिशाली सेडेटिव का इंजेक्शन दिया। फिर वो रस्सी के सहारे नीचे उतरे और उसके खराब दांत पर रुक गए। इसके बाद वो तुरंत रस्सी के सहारे रिपेयर क्राफ्ट पर वापस गए और इंजन को मैक्सिमम पावर पर चालू कर दिया। लगभग एक पल में ही दांत निकालने की सर्जरी पूरी हो गई। जब कोंग बेहोशी से जागा तो उसने पाया कि उसे एक टाइटेनियम अलॉय का स्टील का दांत लगा दिया गया है, जिसकी मजबूती इतनी थी कि वो आसानी से एफिल टावर को भी चबा सकता था। लेकिन जब वे जीत का जश्न मना रहे थे तो स्टाफ ने बताया कि हॉलो अर्थ बेस से अजीब सिग्नल आ रहे हैं। बर्नी ने विश्लेषण के बाद कहा कि ये एक तरह का SOS सिग्नल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भेजने वाले की पहचान और मकसद का पता लगाने के लिए डॉक्टर आइलिन ने तुरंत एक टीम बनाने का फैसला किया जो कोंग के साथ हॉलो अर्थ की गहराई में जाकर जांच करेगी। जैसे ही इक्विपमेंट धीरे धीरे चालू हुआ, पानी की सतह पर अचानक एक विशाल वोर्टेक्स बन गया। कोंग ने सबसे पहले छलांग लगाई और इंसानों ने अपने एयरक्राफ्ट से उसका पीछा किया। एक अभूतपूर्व अनुभव से गुजरने के बाद सभी लोग आखिरकार बिना किसी नुकसान के हॉलो अर्थ में पहुंच गए। ये जगह सतह से उल्टी थी और उन्हें कोंग के साथ बने रहने के लिए अपने क्राफ्ट की दिशा को समय पर एडजस्ट करने की जरूरत थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हॉलो अर्थ में मौजूद आउटपोस्ट बेस ने सिग्नल मिलने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उन्हें और कोंग को लाइटनिंग बर्ड्स के हमले से बचने के लिए कैमफ्लाज सिस्टम ऑन करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वे सेफ लैंडिंग कर पाते, उन्होंने हवा में ही आउटपोस्ट बेस से घना धुआं उठता देखा, जिससे लगा कि हालात ठीक नहीं है। ये कई सालों से चल रहा था और यहाँ कभी इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था जिसमें सभी स्टाफ मेंबर्स में से कोई नहीं बच पाया। खासकर पास की चट्टान पर बना वो विशाल हथेली का निशान देखकर डॉक्टर आइलिन को तुरंत किसी अनहोनी का एहसास हुआ। जैसा कि अंदाजा था, कोंग जब अपनी गुफा में पहुंचा तो उसे एक अनजान महक आई। घाटी से दहाड़ने की आवाजें भी आ रही थी। उसने जरा भी लापरवाही नहीं की और तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर आवाज की दिशा में छलांग लगा दी। कोंग ने बहुत जल्द ही पता लगा लिया कि इस जगह जहां वो पहले कभी नहीं आया था, वहां उसकी जाति के निशान मौजूद है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, दहाड़ने की आवाज फिर से झरने के दूसरी तरफ से आई। कोंग ने तुरंत पानी के पर्दे वाली गुफा को पार किया और हॉलो अर्थ के एक अनजान इलाके में पहुंच गया। ये जगह साल भर घने कोहरे से ढकी रहती थी और रहस्यमयी लग रही थी। धुंध में एक विशाल जीव की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी, उससे अनजाने में निकल रही ऊर्जा से कोंग को भी एक अजीब सा डर महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही कोहरा धीरे धीरे छंटा, सामने एक छोटे कद का पीले बालों वाला वानर दिखाई दिया। अपनी जाति के किसी से कभी न मिलने वाले कोंग ने तुरंत अपना हथियार नीचे रखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे को छूने वाले थे, उस छोटे वानर ने अचानक अपना असली रूप दिखाया और जोर से काट लिया। कोंग को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ और वो उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे एक गुस्सैल दिखने वाला गंजा चिंपांजी आ गया। उसकी जाति के जीव उतने मिलनसार नहीं थे जितना उसने सोचा था। वे तेजी से एक साथ आए और कोंग को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने लकड़ी के डंडे उठाए और उस पर वार करने की तैयारी करने लगे। इस मुश्किल घड़ी में कोंग ने तुरंत पत्थर उठाकर जवाबी हमला किया। स्कल आइलैंड के बेताज बादशाह के तौर पर उसने इन मामूली दुश्मनों को अपनी नजर में कुछ नहीं समझा। कुछ ही देर में उसने अपनी कुल्हाड़ी वापस छीन ली। लेकिन उस छोटे वानर ने हार नहीं मानी और मौके का फायदा उठाकर कोंग पर छिपकर वार करना चाहा। कोंग ने उसे कोई मौका नहीं दिया। लड़ाई के दौरान एक वानर चट्टान से लगभग गिर ही गया था। ये देखकर कोंग को उस पर दया आ गई और उसने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उस वानर ने एहसान का बदला दुश्मनी से दिया। उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और कोंग पर हमला करने की तैयारी की। इस हरकत ने कोंग को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। उसने बिना कोई रहम दिखाए उसे गहरी खाई में धकेल दिया। गंजे वानर को पता था कि वो कोंग का मुकाबला नहीं कर सकता। इस औरत अपने पीछे वाले आदमी को रोकती है और बर्फीली सतह पर सावधानी से आगे बढ़ती है। औरत को बर्फ के एक होल में गिरते देख आदमी उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। जल्द ही औरत की ताकत जवाब दे जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी बक सबसे पहले बर्फ के होल में कूद जाता है और पानी के नीचे अपनी मालकिन को अपनी पीठ पर उठा लेता है। वो अपनी पीठ से बर्फीली सतह पर जोर से वार करता है। आखिर में बर्फ को तोड़ देता है और अपनी मालकिन को ऊपर भेज देता है। लेकिन बक खुद अपनी ताकत खो बैठता है और ठंडे पानी में डूबने लगता है। मालिक चाकू से बर्फीली सतह को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर वो चाकू अच्छी क्वालिटी का नहीं था और तुरंत टूट गया। दुखी आदमी खोने के गम में बक के लिए बहुत दुखी था। तभी बक खुद तैरकर ऊपर आ जाता है। मालिक तुरंत उसे जोश में गले लगा लेता है। ये सब हस्की देख रहा था। इस बार मालकिन जो पहले बक को पसंद नहीं करती थी, वो भी बक से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई और इनाम के तौर पर बक को एक हड्डी भी दी। ये सब पहाड़ पर बैठा हस्की सब कुछ साफ साफ देख रहा था। हस्की ने बक को सबक सिखाने और अपनी लीडरशिप पोजीशन को बनाए रखने का फैसला किया। बक और दूसरे कुत्तों ने एक खरगोश को पकड़ा, लेकिन दयालु बक ने उसे जाने दिया। ये देखकर खरगोश भी हैरान रह गया। तभी हस्की दौड़ता हुआ आया और उसे खत्म कर दिया, भागते हुए खरगोश को। बक को ये बताने के लिए कि असली लीडर वही है। हस्की और बक लड़ने लगे। हालांकि ताकत में बक को बढ़त हासिल थी, लेकिन फुर्ती के मामले में वह हस्की का मुकाबला नहीं कर पाया। जल्द ही हस्की ने उसे जमीन पर
पर गिरा दिया। हस्की ने उस पर पेशाब करने का नाटक करके बक को नीचा दिखाया। दूसरे कुत्ते भी अपनी आदत के कारण हस्की का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। एक कुत्ता था जो हस्की के बुरे बर्ताव से तंग आ चुका था। उसने बक को सपोर्ट किया। दूसरे कुत्ते भी ये देखकर बक को चीयर करने लगे। बेहोशी की हालत में बक को ऐसा लगा जैसे उसने एक भेड़िए को देखा हो। उसके अंदर का भेड़िया पूरी तरह जाग गया। हस्की भी बक के इस बदले रूप से एक पल के लिए डर गया, लेकिन लीडर होने के नाते हस्की को खुद को साबित करना था, इसलिए वो फिर भी बक की ओर दौड़ा। बक ने हस्की के हमले से बचते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। बक का मुकाबला न कर पाने वाले हस्की को हार माननी पड़ी। दूसरे कुत्ते नए लीडर के लिए खुशी मनाने लगे। एक हारे हुए टीम लीडर के तौर पर वो अब टीम में नहीं रह सकता था। हस्की की उदास पीठ को देखकर बक को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन यही कुदरत का नियम है। वो केवल हस्की को चुपचाप जाते हुए देख सका। अगले दिन जब मालिक निकलने वाला था तो उसे लीडर हस्की नहीं दिखा। तभी बक सामने आकर खड़ा हो गया। इस समय बक टीम में सबसे आगे खड़ा था। मालिक को लगा कि बक का एक्सपीरियंस बहुत कम है और 5 साल के एक्सपीरियंस वाले शेफर्ड डॉग को आगे होना चाहिए, लेकिन बक जिद पर अड़ा रहा और वहाँ से नहीं हटा। ये देखकर मालिक और उसका साथी दोनों हैरान रह गए। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर बक को पीछे धकेला, पर शेफर्ड डॉग ने आगे आने से मना कर दिया और उल्टा पेट के बल लेटकर अपनी वफादारी दिखाई। मजबूर होकर मालिक को बक को ही आगे बुलाना पड़ा। बक सीना तानकर आगे की ओर चला। इस समय बक एक विजयी राजा की तरह लग रहा था। दूसरे सभी कुत्ते उसे सम्मान से देख रहे थे। तभी बक के नेतृत्व वाली स्लेज टीम की स्पीड सामान्य से कई गुना तेज थी। मालिक पीछे से उत्साहित होकर चिल्ला भी रहा था। तभी अचानक एक हिमस्खलन हुआ। पहाड़ की चोटी से बर्फ को आधी दूरी तक आता देख मालिक ने तुरंत बक को दूसरी दिशा में मुड़ने का आदेश दिया, लेकिन बक ने हिमस्खलन की दिशा में एक गुफा देखी और बिना डरे टीम को गुफा की ओर दौड़ा दिया। मालिक को लगा कि ये कुत्ता पागल हो गया है। आखिर में हिमस्खलन के पहुंचने से ठीक पहले टीम गुफा में घुस गई। कुत्तों की मिलीजुली कोशिश से वे दूसरी तरफ से बाहर निकल गए। आखिर में उन्होंने चिट्ठियां और सामान समय पर मंजिल वाले शहर तक पहुंचा दिया। बस बक को ब्रेक लगाना अभी ठीक से नहीं आया था। मालिक इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने समय पर चिट्ठियां पहुंचाई थी और ये सब बक की वजह से हुआ था। अगले दिन जैसे ही वे निकलने वाले थे, बक दरअसल एक चिट्ठी लेकर आया। मालिक ने कहा कि चिट्ठी लेने का समय खत्म हो गया है, लेकिन बक ने खुद ही चिट्ठी मालिक को दे दी। मालिक को मजबूरन वो चिट्ठी लेनी पड़ी। पता चला कि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे बक ने बंदरगाह पर हारमोनिका लौटाया था। किस्मत कभी कभी बहुत अजीब होती है। आखिर में चिट्ठियां समय पर अगले शहर पहुंच गई, लेकिन मालिक को बताया गया कि वसंत से सभी शहरों में टेलीग्राफ का इस्तेमाल होगा। अपनी जॉब खोने के बाद मालिक को दुखी मन से कुत्तों को छोड़कर जाना पड़ा और कुत्तों को एक अमीर आदमी को बेच दिया गया, जो उनसे आखिरी बार स्लेज खिंचवाना चाहता था। क्योंकि स्लेज के नीचे बर्फ जम गई थी, कुत्ते उसे बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहे थे। तभी अमीर आदमी ने जोर जबरदस्ती करने की सोची। किस्मत से वही बूढ़ा आदमी वहाँ आ गया और उन्हें रोक दिया और एक डंडे से स्लेज को ढीला किया। बूढ़े आदमी ने अमीर आदमी को सलाह दी कि रास्ते का ज्यादातर हिस्सा जमी हुई नदियों से होकर गुजरता है, लेकिन अब तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने वाली है। बेहतर होगा कि अगले साल जाए। लेकिन अमीर आदमी ने संसाधन हथियाने के लिए सलाह नहीं मानी और फिर भी निकलने का फैसला किया। आखिरकार बर्फ पिघलने के कारण स्लेज को खींचना और भी मुश्किल हो गया। कुत्तों की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई थी, जिससे स्लेज पहाड़ी से नीचे फिसल गई। किस्मत से बक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्लेज को रोक लिया, पर अमीर आदमी ने फिर भी चाबुक का इस्तेमाल किया। बक जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो उसके साथियों को मार पड़ेगी, इसलिए उसे चुपचाप सहना पड़ा। बक थककर सड़क किनारे बेहोश हो गया। उस बुरे अमीर आदमी ने अपनी साथी की बात नहीं मानी और बक को रास्ते से हटाने की सोची, लेकिन तभी वहाँ चिंता में आया बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है। पास खड़ी साथी भी उसे बहुत समझाती है, जिसके बाद अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसने बूढ़े आदमी की चेतावनी को फिर से नजरअंदाज कर दिया और दूसरे कुत्तों को लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। बूढ़ा आदमी जानता था कि वो उसकी बात नहीं मानेगा। मजबूर होकर वो बक को उठाकर वापस लौट गया।